भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति बनेश्वर त्योहार मनाती है? तो इसका जवाब है भील जनजाति, ऑप्शन नंबर 1। तो बनेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बनेश्वर मंदिर में लगता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने नाट्यकला नाट्यशास्त्र का प्रथम भारतीय महाकाव्य लिखा था? तो ये लिखा था भरत मुनि ने, ऑप्शन नंबर 1। भरत मुनि ने इसे 36 अध्यायों में लिखा था। अगला प्रश्न है कि पतंगोत्सव मकर संक्रांति पर मनाया जाने वाला प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, जिसे निम्नलिखित में से किस शहर में मनाया जाता है? तो अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को गुजरात के विभिन्न शहरों में मनाया जाता है। यह सूर्य के उत्तरायण को प्रदर्शित करता है। कि नीति आयोग भारत की राज्य सरकारों के द्वारा आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से क्या नीति आयोग का पूर्ण रूप है? तो इसका जवाब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम लागू किया गया था, यानी कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट। तो ये लागू किया गया था 1985 में। यह अधिनियम किसी व्यक्ति को मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री, खरीद व सेवन पर प्रतिबंधित करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे कहा जाता है घटना विज्ञान, फेनोलॉजी। निम्नलिखित में से किस शहर केंद्र शासित प्रदेश में हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। हजरत निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब ए इलाही भी कहा जाता है, इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1238 में। इनके गुरु फरीदुद्दीन गजशंकर यानी कि बाबा फरीद थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया चिश्ती घराने के चौथे संत थे। इनकी दरगाह नई दिल्ली में स्थित सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है। इनके शिष्य शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी और अमीर खुसरो थे। अगला प्रश्न है कि बॉम्बे द्वीप को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों के द्वारा दहेज के रूप में इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स द्वितीय को दिया गया था? तो 1661 में, ऑप्शन नंबर बी। बॉम्बे द्वीप, जिसे सालसेट द्वीप भी कहा जाता है, ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगांजा से हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप पुर्तगाली दहेज के रूप में बॉम्बे द्वीप चार्ल्स द्वितीय को 1661 में दिया गया था। चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड की वार्षिक दर पर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में दे दिया था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का विवाह के साथ हुआ था? तो महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ, ऑप्शन नंबर सी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में 19 नवंबर 1828 को। इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में पली बड़ी और शिक्षा ग्रहण की। 1842 में इनका विवाह हुआ झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ और वे झांसी की रानी बनी। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास जनरल ह्यूरोज की सेना के साथ युद्ध करते हुए वह शहीद हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो वो है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1961 में। इसे भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए की राशि और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे कृष्णदास, तीरंदाजी में 1961 में दिया गया था। जनगणना 2011 के अंतरिम जनसंख्या की कुल संख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है बिहार में, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के जन्मदिवस के अवसर पर पुण्य स्मरण के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। देश में 1962 से शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई और यह दिवस शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है, जबकि विश्व शिक्षक दिवस दुनिया भर में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो वो है जूट। खरीफ की फसल मानसून के समय जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई में काटी जाती है। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूं, जौ, मटर, सरसों, अलसी, मसूर, आलू। जायद की फसल रबी व खरीफ के मध्य में यानी कि मार्च से जून में उगाई जाती है और जायद की प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी। अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर डी। आनुवंशिकी के नियम की खोज की थी ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने। माता पिता और अन्य पूर्वजों के गुण संतान में अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के नियम प्रतिपादित किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एंटोनी लेवोइजियर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मौद्रिक नीति साधन का उपयोग किया जाता है? तो उत्क्रम पुनः खरीद दर यानी कि रिवर्स रेपो रेट। अगला प्रश्न है कि चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी। चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदर तप्त मैग्मा के बाहर आकर ठंडा होने से होता है। अवसादी चट्टानों में कोयला, पेट्रोलियम, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की? तो यूपीआई, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई सेवा का विस्तार करने के लिए भारतीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी सहायक कंपनी एनपीसीआई इंटरनेशनल लॉन्च की। यूपीआई अपनाने वाला प्रथम देश नेपाल बना। अगला प्रश्न है कि आरटीजीएस में लेन देन को आरटीजीएस व्यावसायिक घंटों के दौरान ट्रांजैक्शन दर ट्रांजैक्शन के आधार पर निरंतर संसाधित किया जाता है। आरटीजीएस का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है इसका? तो वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। कि मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और टोल संग्रहण करने वाले को किस नाम से जाना जाता था? तो शुल्काध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके की। मौर्य साम्राज्य का काल है 322 से 185 ईसा पूर्व। समय है 137 वर्ष का। मौर्य प्रशासन में 18 तीर्थों 26 विभागों की जानकारी मिलती है। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद थी। परिषद में पुरोहित, महामंत्री, सेनापति व युवराज शामिल होते थे। मौर्य प्रशासन में सीमा शुल्क और
तिल संग्रहण करने वाले को शुल्काध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण शासक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल और अंतिम शासक बृहद्रथ। धनगर निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से किसका पूजा नृत्य है? तो यह है गोवा का, ऑप्शन नंबर ए। गोवा के अन्य नृत्य हैं दडेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी आदि। निम्नलिखित में से कौन सा आधातु विद्युत का सुचालक है? तो वो है ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था? तो वर्ष 1896 में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। सर्वप्रथम यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। 1896 का कोलकाता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी एम रहमतुल्लाह सयानी ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं? तो वो है पुनीता अरोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को लगभग कितने वर्ष का समय लगा? तो इसका जवाब है 3 वर्ष का। निम्नलिखित में से किस सम्राट ने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची का स्तूप इसका निर्माण करवाया था? तो वो था अशोक, ऑप्शन नंबर डी। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। इसका निर्माण अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। इसके समय लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। उनमें से प्रमुख है सांची, भरहूत, धमेक स्तूप। अगला प्रश्न है कि चाम मास के नृत्य जो कि भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, निम्नलिखित में से किस अन्य देश में भी मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भूटान में। एआई और आईओटी पावर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक वो ने निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जवाब है हरभजन सिंह को। वास्तुकला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक आमेर का किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंचाई और बिजली उत्पादन से संबंधित शारदा नहर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 की अनुपालना में निम्नलिखित में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो वो था सतारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य का एक हिस्सा स्थित है? तो पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। ओसुडू झील पक्षी अभयारण्य पुथुराई नामक स्थान पर विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु में स्थित है। यह पुलिकट और पोवाइट कैलिमर आर्द्र भूमि के मध्य में स्थित है और इसका कुछ हिस्सा पुडुचेरी में स्थित है। तमिलनाडु के पास वर्तमान में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि स्थल है 14। पूर्वोत्तर भारत से निकलने वाली सबसे लंबी नदी सुरमा निम्नलिखित में से किस देश में बहती है? तो बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर 1। भारत के पूर्वोत्तर भाग में बहते हुए बराक नदी जो कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य में से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बराक नदी बांग्लादेश की सीमा पर 2 भागों में बट जाती है, एक सुरमा नदी और दूसरी घाटा कुशियारा नदी। सुरमा नदी और कुशियारा नदी पुनः किशोरगंज जिला बांग्लादेश में है जो वहाँ पर मिलकर मेघना नदी कहलाती हैं। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत सरकार के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी भी विषय से संबंधित मामले में संसद कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं,
राज्य सूची इसमें 61 विषय हैं और संबंधित सूची इसमें है 52 विषय।